अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरीज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम इरशाद। तो आज हम जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है आपकी बैच में काफ़ी सारे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री और उसके साथ साथ फिज़िक्स एंड उसके साथ साथ जनरल नॉलेज के वीडियोस भी भेजे जा रहे हैं। ये आज जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है बायोलॉजी, वर्ड से रिलेटेड के बायोलॉजी इज़ द डैश साइंस। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है बायोलॉजी क्या है, एक नेचुरल साइंस होती है। और बायोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड से कंपोज्ड है, यानी कि इसमें दो वर्ड्स ग्रीक के आ जाते हैं। एक बायोस, ठीक है, जो इनिशियल स्टार्टिंग है, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास बायो है, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड वर्ड लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, रीजनिंग करना। तो बायोस का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, बायोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्टडी ऑफ लाइफ वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, उसको हम नेचुरल साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, जो कि है एक केमिकल फार्मूला है। ऑफ कोर्स ये विनेगर या फिर एसिटिक एसिड का फार्मूला है, और ये जो फार्मूला है वो क्या है, वो है CH3COOH इज़ द फार्मूला ऑफ। तो ये फार्मूला एसिटिक एसिड या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में जो है विनेगर हम उसे कहते हैं, ठीक है, सरका जिसको उर्दू में कहा जाता है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। तो किसी भी चीज़ की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है हम उसे नापते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में, तो वो मोल में नापते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में नापा करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के हु इन्वेंटेड रेडियो। अब हु का मतलब होता है किसने इन्वेंटेड, यानी कि ईजाद किया, और रेडियो, ठीक है, रेडियो को किसने इन्वेंट किया, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसको मार्कोनी बोला जाता है, उसने रेडियो को इन्वेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो चुका है। पॉइंट नंबर 4 ये थी। उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, जो कि है हमारे पास वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड इन, यानी कि बहुत बड़ी, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ और उसके साथ साथ लार्ज क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है साइंस में। यहाँ के जो भी हम पढ़ते हैं, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस सब कुछ में, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जैसे कि मैं अगर सपोज यहाँ पे कोई अमाउंट लिख दूँ, ठीक है, जो कि है 0.00 और उसके साथ साथ ज़ीरो, और फर्दर कंटिन्यू करता रहूँ, यहाँ पे पॉइंट समझे रिगार्डिंग 0.00000 और 6, ठीक है। तो इस अमाउंट को सही तरह से शो करने के लिए जो फॉर्म यूज़ होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। या फिर किसी तरह से इस तरह से हम कर दें 6.23, ठीक है, 6.23 इंटू 10 रेज पावर 23 कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हम बहुत बड़ी अमाउंट है और ये बहुत छोटी अमाउंट है। तो इस अमाउंट, यानी कि इन अमाउंट्स को मेजर करने के लिए जो हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, यानी कि इसको शो करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसको लॉग की फॉर्म में भी आप कह सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो है शो करवाया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाती है पॉइंट नंबर 6, जो कि है यूनिट पूछा जा रहा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट माना जाता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, जो कि है केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस। यहाँ पे हमारे पास मीथेन गैस का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो CH4 जो है केमिकल फॉर्मूला होता है मीथेन गैस का। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट नंबर 8 पे, जो कि है एक्सटेंशन इन द लेंथ, यानी कि सॉलिड है, जैसे कि आयरन वगैरह, यहाँ पे लिख लेंगे आयरन, ठीक है। हम समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि ये आयरन जो है एक सॉलिड है, इसको अगर हम हीट करवा रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक्सपेंड हो रहा है, ये रॉड इतनी है,
ठीक है। और ये हीटिंग की वजह से ये रोड ज़रा सी इतनी हो गई है, तो ये हिस्सा जो इसका बढ़ गया है, ये क्या है, हीटिंग की वजह से एक्सटेंड कर गया है, एक्सपेंड हो गया है, एक्सटेंशन आ गई है इसकी लेंथ में। तो हम इससे क्या कहेंगे, जिस यानी कि इस एक्सटेंशन को क्या कहेंगे, इस एक्सपेंशन को कहेंगे जो कि हीट की वजह से आई है, तो इसे हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को या एक्सपेंडिशन को हम थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 9 है, जो कि ऑफ कोर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन किसी भी गैस के गिवन मास का, किसी भी गैस के गिवन मास का कांस्टेंट मास और टेम्परेचर पे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये कौन सा लॉ कहलाएगा, ये हमारे पास जो कहलाता है वो होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारे पास बॉयल्स लॉ कहलाएगा। इसको सही तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एनर्जी करेंसी। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी जो है कि जो क्या है एटीपी है। और ये कहाँ पे बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से बनाता है। तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होगी एटीपी की। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल। अब हमारे पास एलिमेंट्स जो पीरियडिक टेबल में अनासिर हैं वो नेचुरली अकरिंग 92 हैं। ठीक है, और टोटल अभी जो बन चुके हैं वो 118 बन चुके हैं लेबोरेटरी में, बाकी सिंथेसाइज किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो ये जो हैं पीरियडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स कहाँ पे, इन द पीरियडिक टेबल, उनको अरेंज्ड किया गया है किस फॉर्म में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर के, सॉरी एटॉमिक वेट बाय मिस्टेक मैंने कह दिया। सपोज करें कि ये पीरियडिक टेबल है, ठीक है, और ये हमने क्या ड्रा कर रहे हैं, इस टेबल को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पीरियडिक टेबल की अरेंजमेंट है। और अब सपोज करेंगे इसमें 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग, यानी कि इस ऑर्डर पे एटॉमिक नंबर के इस इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्या है पीरियडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं 1 से 18वें नंबर तक, एटॉमिक नंबर तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, साउंड हमारे पास क्या होता है, साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है, ट्रांसफर वेव भी होती है, उसी के साथ साथ मैकेनिकल वेव भी होती है। एंड उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, मास ऑफ द अर्थ इज, मास ऑफ द अर्थ जो है यहाँ पे राउंड ऑफ किया गया है। ये जो हम ऊपर जिक्र कर रहे थे कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन का, तो ये इसका एग्जांपल है। अर्थ का जो मास है वो है 5.98 इंटू 10⁻24। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो इसको आप कह सकते हैं कि वो वैल्यूज़ वो जो ज़्यादा बड़ी हों या ज़्यादा छोटी हों, तो उनको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में नापते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में नापते हैं। उसके बाद एटॉमिक वेट, अब एक था एटॉमिक नंबर, जो कि हमने कहा कि पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के इंक्रीमेंट के, यानी कि बढ़ने से, इंक्रीज, इस तरह पे एरो का साइन किया है। तो ये एटॉमिक वेट जो होगा, ठीक है, जैसे कि मरकरी का पूछा जा रहा है, Hg का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, Hg का मतलब क्या होगा, मरकरी। तो एटॉमिक वेट ऑफ Hg इज 200.59 जो है ग्राम्स, या फिर AMU भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, AM और U उसके बाद, ओके, इज ए क्लियर। अब उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में न्यूक्लिक एसिड हमें मिलता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये बेसिक बायोमोलिक्यूल्स में से एक होता है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और आप जो भी पढ़ रहे हैं नर्सिंग की बैच में, तो वहाँ पे भी जो है आपके लिए है। लेकिन ये बैचेस जो हैं जनरल साइंस की, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी और बैचेस भी जा रही हैं, तो उनके लिए जो है ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे उन्हें। तो ये क्वेश्चंस जो क्लियर करवा रहा हूँ वो यही क्लियर होंगे। बाकी जो डीप जहाँ पे, यानी कि नर्सिंग की बैचेस और भी MLT की या फिर DPD की, तो उसमें हम यहाँ पे डीप में समझाते हैं। यहाँ पे जो है इसी लेवल पे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको पढ़ाए जा रहे हैं। डैश इज़ द बैकबोन ऑफ DNA। अब DNA की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए,
तो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये इसका बेस क्या माना जाता है, शुगर और फॉस्फेट। अब जैसे कि शुगर हमारे पास कौन सी होती है, शुगर हमारे पास पेंटोज शुगर होगी, ठीक है, जैसे कि पेंटोज शुगर होगी यहाँ पे, ठीक है, PENTOSE पेंटोज शुगर होगी, जो कि फॉस्फेट के साथ बेस ऑफ द बैकबोन बनाती है, ठीक है, पेंटोज शुगर। तो यहाँ पे शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या होंगे हमारे पास, बेस बैकबोन होंगे हमारे पास डीएनए के। उसके बाद हमारे पास 17 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो है हमारे पास सेल, ठीक है। अब सेल को डिस्कवर किसने किया था, वो तो जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे रॉबर्ट हुक, HOOK&KE। रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया था। तो कब किया था इसको, 1665 में इसको डिस्कवर किया गया था हमारे पास। उसके साथ साथ हम पेन का कलर ज़रा सा चेंज करेंगे ताकि ज़रा सा सीक्वेंस भी चेंज हो। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो यहाँ पे कॉमन साल्ट का फार्मूला जो होता है वो NaCl होता है। और कॉमन साल्ट के यहाँ पे मुख्तलिफ नाम भी हैं, जैसे कि टेबल साल्ट, यहाँ पे TS लिखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ रॉक साल्ट भी कहा जाता है इसे। उसके साथ साथ हम NaCl यानी कि नमक। तो ये तीनों नाम कॉमन साल्ट और यहाँ पे CS कॉमन साल्ट भी कर लेते हैं ताकि ये आपके क्लियर हो जाए। कॉमन साल्ट NaCl, TS, ठीक है, TS का मतलब होगा टेबल साल्ट, RS रॉक साल्ट, और कॉमन साल्ट, ये तीनों नाम नमक के ही हैं। उसके बाद फ्रॉग डज नॉट हैव रिब्स, फ्रॉग में क्या होती है, रिब्स नहीं होती हमारे पास। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस, डाइजेशन ऑफ द फूड जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, माउथ। अब डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, तोड़ना। ये फूड के फॉर सपोज एक लुकमा है जिसको इस तरह से तोड़ा जाता है ताकि ये हमारी बॉडी के सेल्स में डिफ्यूज हो जाए। अनडिफ्यूजिबल फॉर्म से, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में से ये छोटे छोटे अज्जा में यानी कि न्यूट्रिशंस में या न्यूट्रिएंट्स में चेंज होता है। तो ये डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे पास माउथ में होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम जो है पेज नंबर 2 पे आ गए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखने वाले हैं। फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर, अब ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, साफ करने के लिए एलम यानी कि फिटकरी, ठीक है, फिटकरी को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, इसमें से गैसेस को और यानी कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अब एयर इज़ अ मिक्सचर, तो यहाँ पे एयर को बेस्ट डिफाइन हम एज अ मिक्सचर कर सकते हैं। ये हमारे पास मिक्सचर होता है गैसेस का, गैसेस होती हैं जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास बराबर होती है 78%, ठीक है, 78% एयर में नाइट्रोजन होती है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो होती है O2 गैस, वो कितनी होगी, कितनी बराबर होगी, ये 21% होती है। ये 21% हमारे पास मौजूद होती है एयर के मिक्सचर में, बाकी अदर गैसेस होती हैं। उसके साथ साथ आ जाता है ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्स। अब ओजोन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो आप अभी देख रहे हैं, ये हमारे पास किस चीज़ का है, ये हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन का। अगर मैं इसको, ये ऑक्सीजन का है O2, और ये यहाँ पे अगर 3 लिख दूँ, ऑक्सीजन O3 कर दूँ, तो ये ओजोन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ओजोन क्या है, ओजोन लेयर ये हमारे एटमॉस्फेयर को सपोज कर लेंगे अर्थ है, और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, ठीक है, लेयर चढ़ा हुआ है जो कि अल्ट्रा वायोलेट रेज, जिसको आप यू और वी रेज भी बोलते हैं, ठीक है, यूवी रेज भी बोला जाता है, जो कि स्किन कैंसर और काफ़ी सारी और स्किन के डिजीज़ का सबब बनता है अगर ये डायरेक्टली, इसके रेज, यूवी रेज हमारी डायरेक्टली इस अर्थ पे गिरें तो, ठीक है। इस अर्थ पे अगर ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, डायरेक्टली फॉल करें ये रेस, यूवी रेस, तो इस यहाँ पे मौजूद जो होंगी चीज़ें उनको नुकसान दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2 जो होगा, N2 नहीं बल्कि NO, इसका फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड का। उसके बाद हार्डेस्ट सब्सटेंस यानी कि हार्डेस्ट चीज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ, तो डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ माना जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द पेंसिल, तो पेंसिल के लिए जो राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है, तो कौन सी चीज़ की वजह से कॉपी पे या किसी चीज़ पे मार्क आ जाता है, तो ग्रेफाइट की वजह से हमारे पास मार्क आ जाता है।
तो ग्रेफाइट यूज़ की जाती है पेंसिल्स में। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है व्हिच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस फिल की जाती है, तो हमारे पास नाइट्रोजन, और कभी कभार हमें बुक्स में आर्गन भी मिल जाती है, आर्गन। तो ये नाइट्रोजन और आर्गन जो है, और उसके साथ साथ ट्यूब लाइट्स जो हमारे स्ट्रीट्स में लगी होती हैं कुछ इस तरह की, उनमें नियोन पाया जाता है। ठीक है, NE एंड ON, नियोन गैस। ठीक है, नियोन गैस ट्यूबलाइट्स में पाया जाता है। मजीद आप चेक भी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पे मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। उसके साथ साथ बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम जो हमारे पास आ जाता है वो जुपिटर होता है। ठीक है, अगर हम सपोज करें जुपिटर को इस तरह रखें तो हमारी 109 ज़मीनें मिला के, अर्थ मिला के जुपिटर की साइज़ बनेगी, और ये सबसे बड़ा यानी कि प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। अगर छोटे की हम बात करें तो वो मरकरी आता है। ठीक है, M से स्टार्ट आता है, मरकरी आता है सबसे छोटा और फास्टेस्ट। ठीक है, फास्टेस्ट भी मरकरी ही होता है, सबसे बड़ा जुपिटर और स्लोएस्ट, और ये क्या होगा हमारे पास, मरकरी जो है वो क्या होगा, सबसे तेज होगा। ठीक है, बड़ा सबसे जुपिटर है। उसके बाद हु इन्वेंटेड द बल्ब, बल्ब किसने इन्वेंट किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया था सबसे पहले, जो कि आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब से यूज़ करते हैं। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग को बुझाने वाला यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम फायर। जब कोई पेट्रोलियम फायर लग जाए तो लिक्विड टाइप को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन को डिस्कवर्ड किसने किया, तो हेनरी कैवेंडिश जो हैं उन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल, बाइल एक क्या है, केमिकल है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाइल को प्रोड्यूस करने वाला लिवर है। द डिजीज कास्ड बाय आयरन डिफिशिएंसी, आयरन क्या है, ये विटामिन नहीं है, ये मिनरल है। तो ये भी इसकी डेफिशिएंसी यानी कि ये हमें लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक वगैरह से हासिल होता है, और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया काज होती है यानी कि खून की कमी। अब लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नाउन एज, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, जिसको आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, उसको इनर्शिया भी बोला जाता है। तो उसके बाद विच गैस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग पर्पस के लिए यानी कि चीज़ों को कूल करने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, तो वो अमोनिया है। उसके बाद CNG की फुल फॉर्म पूछी जा रही है जो कि है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड देन जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 38 आ जाता है, अदर नेम ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। द एयर इज द पार्ट ऑफ, एयर क्या है हमारे पास, कान जो हमारे वो नर्व सिस्टम के हिस्से पाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो बैरोमीटर जो है इसका नाम होता है। एंड सैलिनिटी यानी कि नमकियात जो है पानी की, समुद्र के पानी की सैलिनिटी, उसे कैसे क्यों होती है, किस वजह से, क्योंकि समुद्र के पानी में हमें ज़्यादातर NaCl मिलता है, नमक मिलता है, तो इसलिए ये सैलिन होता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो कि यूज़ होता है एल्टीट्यूड को नापने के लिए, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को, तो हमारे पास एल्टीमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। फिश ब्रीथ्स थ्रू, अब फिश जो है सांस लेती है गिल्स के थ्रू, अपने गिल्स के थ्रू। यूनिट फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट वेव्स, अब लाइट वेव्स की लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एंगस्ट्रम यूनिट को यूज़ किया जाता है। लाइटेस्ट गैस जो है हमारे पास, हल्की से हल्की गैस जो कि लार्जर एविलेशन यानी कि उड़ान प्रोवाइड करती है बलून को, जिसको बलून में फिल किया जाता है, तो हमें हाइड्रोजन और उसके साथ साथ हीलियम भी काफ़ी बुक्स में देखने को मिलता है। तो आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज चेक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी कि अगर आप M डिवाइडेड बाय V करें तो किस चीज़ के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है डेंसिटी के। ठीक है, डेंसिटी के बराबर होगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। एयर इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो एयर को हम जो है एज अ मिक्सचर बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं।
नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट फॉर हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट रेंज फ्रॉम। तो एक हेल्दी एडल्ट जो है रेस्ट में क्या नॉर्मल पल्स होगी उसकी तो 60 to 100 जो होगी उसकी नॉर्मल बीट्स पर मिनट जो होगी 60 to 100 बीट्स पर मिनट उसकी नॉर्मल पल्स रेट होगी, रेंज यही रेंज होगी। उसके बाद द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये था आज का जनरल साइंस का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।